नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी नवरात्रि चालू हुई है, तो इसी पावन उपलक्ष्य पर माता रानी के चरणों में हम लोग यही कामना करेंगे कि माता रानी सबको कामयाबी दे, सबको सेहतमंद जिंदगी दे। यही प्रार्थना माता रानी के चरणों में करके हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग वीकली राउंड अप में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कमोडिटी से शुरुआत करेंगे। तो कमोडिटी के अंदर हम लोग अगर क्रूड ऑयल से शुरुआत करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया के अंदर, विश्व भर के अंदर एक युद्ध का माहौल बना हुआ है और उसी का असर हम लोग क्रूड ऑयल के ऊपर देख रहे हैं। तो क्रूड ऑयल यहाँ से कितना ऊपर और जा सकता है, तो इस लकीर को हम लोग मिटा देते हैं। अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। इस लकीर को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि यह रेजिस्टेंस बन सकता है क्रूड ऑयल के लिए। अभी हमारा ये जो स्टॉप लॉस है उसको भी शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग, जहाँ पे हमने बाय किया वहाँ पे। तो दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान भी इस युद्ध में शामिल हो गया है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला माहौल दुनिया भर में बना हुआ है। तो ऐसे माहौल के अंदर हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि पता नहीं कब क्या खबर आए और कितना वॉलेटिलिटी ये कमोडिटीज या इंडेक्स दिखाए। तो फिलहाल हम लोग क्रूड ऑयल देख रहे हैं और क्रूड ऑयल के अंदर ईरान का जितना भी शेयर है पूरा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने में, तो ईरान का अगर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग बंद भी हो जाता है इस युद्ध के कारण, तो भी क्रूड ऑयल की क्रंच दुनिया में नहीं आने वाली है। हाँ, छोटा मोटा इफेक्ट जरूर आएगा, लेकिन बाकी देश इसको कवर अप कर लेंगे। तो ऐसा खास कोई ऐसा बहुत गड़बड़ वाला माहौल नहीं है कि जिसे हम लोग कह सके कि अरे भाई ईरान से क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा तो अभी क्रूड ऑयल की पता नहीं प्राइस कहाँ तक चली जाएगी और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सप्लाई बनी हुई रहेगी दूसरे देशों से। इसका ज़्यादा इफेक्ट हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो सेंटीमेंट है उसके साथ भी ज़्यादा ट्रेड करना ज़रूरी है। तो हम लोग अभी टारगेट हमारा पकड़ के चलेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ तक का। यहाँ तक जाने के बाद हम लोग स्टॉप लॉस को भी नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे लेके जाएंगे। तो पॉजिटिव साइड में ही क्रूड में ट्रेड करेंगे और क्या क्या डेवलपमेंट होती है, क्या क्या न्यूज़ आती है, उसके ऊपर भी हम लोग बारीकी से ध्यान रखेंगे। अगले कमोडिटी के ऊपर चलते हैं दोस्तों, सिल्वर।
तो ये है सिल्वर का चार्ट दोस्तों, और जिसके ऊपर हमने देखा था कि फ्राइडे को एक बहुत अच्छी एक उछाल आई थी, लगभग $33 तक हमने इसको जाते हुए देखा। पर वहां जाने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हमने देखी। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद सिल्वर ने जो क्लोज दिया है वो नीचे की तरफ ही आके दिया हुआ है, मतलब जहां पे वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वहीं पे उसने क्लोजिंग दी हुई है। तो दोस्तों अभी सिल्वर के अंदर हमें क्या करना चाहिए, तो हम लोग जो हमारा स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे, वो जो रहेगा स्टॉप लॉस हमारा, वो रहेगा ये वाला लो। अगर इसके नीचे सिल्वर चली जाए तो हम लोग हमारी बाइंग पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और सिल्वर अगर इससे ऊपर निकलती है तो हम लोग हमारी बाइंग पोजीशन कंटिन्यू रखते हुए हमारे जो प्रीवियस टारगेट निकाले हुए हैं उनके साथ जाना पसंद करेंगे। पहला टारगेट हमारा $35 का है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अगली कमोडिटी के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो अगली कमोडिटी है गोल्ड। तो जैसा हमने आपको कहा था कि गोल्ड यहां से ज्यादा ऊपर जाते हुए हमें नहीं दिख रहा। यहाँ पे एक हॉल्ट आना चाहिए गोल्ड में, एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। फिर ये नीचे आके थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तब जाके इसमें एक ठहराव आएगा और गोल्ड ऊपर की तरफ फिर आगे के टारगेट्स के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे भी इंडियन मार्केट के अंदर जो फिजिकल गोल्ड बायर्स है वो दुकान के अंदर नहीं जा पा रहे, क्योंकि रेट ही इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये सबको समझ रहा है दोस्तों कि ये टिकने वाली चीज़ नहीं है। इतने हायर रेट ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं होंगे। पर ये नीचे डीप लगाने के बाद ये फिर ऊपर की तरफ चाल करेगा, उस समय ये रेट सस्टेन कर जाएंगे। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि गोल्ड एक छोटी सी डिप के लिए तैयार हो रहा है। वो डिप कहाँ तक आएंगी, तो वो डिप लगभग यहाँ तक आके और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जानी चाहिए। तो दोस्तों ये है गोल्ड का हाल।
आगे चलते हैं। नेचुरल गैस की तरफ। फिलहाल नेचुरल गैस ऐसे ट्रेड हो रहा है, जिसको अगर हम लोग एक नीचे से लाइन ड्रॉ करें सपोर्ट की, तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो नेचुरल गैस नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। अगर नहीं तो ये प्रीवियस हाई जो है उसका $34 की तरफ जाने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि आज न कल जो क्रूड ऑयल में आग लगी है वो नेचुरल गैस में भी लगने की संभावना है। फिर हम लोग आगे जाएंगे कॉपर की तरफ। तो दोस्तों, ये कमोडिटी भी पिछले हफ्ते जैसा हमने देखा था उसी हिसाब से ट्रेड करते हुए आगे बढ़ रही है, और अब ये जो इसका अगला पड़ाव है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जाने की कोशिश करेगी। तो ये भी ऊंचाई की ओर ही जाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। मतलब कोई भी कमोडिटी या जिसे हम कह सकते हैं कि धातु, नेगेटिव पैटर्न नहीं बना रहा। जो पिछले हफ्ते हमने देखा था वही पैटर्न इंटैक्ट है और हर कमोडिटी ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश कर रही है। अभी देखते हैं आगे इसका असर क्या होता है। चलते हैं निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी के अंदर हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हमने यहाँ पे देखा, निफ्टी डाउनफॉल में आ गया। अब ये डाउनफॉल कहाँ तक जा सकता है? तो निफ्टी के लिए अभी एक अच्छा सपोर्ट बनना बाकी है, आना बाकी है कह सकते हैं। तो वो ये लेवल है। अगर ये लेवल भी टूट जाती है तो फिर निफ्टी यहाँ तक भी लुढ़क सकता है। तो अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर यहाँ पे लगाएं
तो हमें 2.618 की लेवल जो है 24,850 की तरफ मिल रही है, फिर 24,660 और फिर 3.618 की लेवल 24,325 की तरफ जा रही है। तो ये तीनों लेवल जो है वो सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी को। अगर निफ्टी ऐसे ही नीचे जाता रहा तो जो भी नए निवेशक मार्केट में आए हुए हैं कोरोना के बाद, जिन लोगों ने सिर्फ अपसाइड देखी हुई है मार्केट की, डाउन साइड नहीं देखी, मार्केट के रिस्क नहीं देखे, वो सब लोग डर के मारे अपनी एसआईपी बंद कर सकते हैं या अपना पेमेंट रिक्लेम भी कर सकते हैं। अगर वो म्यूचुअल फंड के ऊपर प्रेशर आ गया कि सब लोगों ने पैसा मांगना शुरुआत कर दिया म्यूचुअल फंड से, या म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना शुरुआत कर दिया, तब इंडियन मार्केट की हालत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। जब तक एसआईपी चालू है, मार्केट जल्दी ही रिकवर कर सकने की उम्मीद भी ज़्यादा है। और जो लोगों की बस निकल चुकी थी, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करने से रह गए थे, चूक गए थे, अभी ये उनके लिए एक मौका और आ रहा है। अभी मार्केट कितना डीप जाएगा, इससे अच्छा है कि हम लोग यहीं से एसआईपी शुरुआत कर दे और मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ा दे, बगैर ये सोचे कि ये कितना नीचे तक जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करें। क्योंकि अपने मार्केट में, अपने यहाँ पे, अपने देश के अंदर कंजम्पशन स्टोरी उतनी ही इंटैक्ट है। हमारे यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिससे हमारी कंपनियों को या हमारी इकोनॉमी को कुछ धोखा हो। ये सब चीज़ें बाहर की है, विदेशों की है, उनके यहाँ पे युद्ध हो रहा है, उनके यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अपने मार्केट में उसका इफेक्ट ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं और हम लोग फिर से ऊंचाई की तरफ जाना शुरुआत करेंगे। तो घबराइए नहीं, इसको एक अपॉर्चुनिटी माने और इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम कोई भी नहीं पकड़ सकता। इसके लिए धीरे धीरे एसआईपी के द्वारा शुरुआत करें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बहुत सारे म्यूचुअल फंड वालों के पोर्टफोलियोज या उनकी एनएवी, अभी उनको लग रहा होगा कि अभी हमको तो 4 साल से इन्वेस्ट कर रहे, पैसा डाल रहे, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है वो भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन डरे नहीं, पैसा डालते रहे। बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं। सेम बैंक निफ्टी के ऊपर भी हम लोग हमारी लेवल्स लगाएंगे। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो अगला लेवल है 2.618 का, जो 50,330 की तरफ जा रहा है, और वहाँ से आगे जाते हैं तो 49,730
और वहां से भी नीचे जाते तो 3.618 का लेवल आ रहा है 48,760। तो दोस्तों ये कुछ सपोर्ट है नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के अंदर। देखते हैं गिरावट कहाँ तक लेके जाती है। सेंसेक्स के अंदर देखते हैं। $81,062, 79,530। ये ऐसी कुछ लेवल्स है जहाँ पे इसको भी सपोर्ट मिल सकता है। तो ये है दोस्तों वीकली राउंड अप। इसके अंदर आप लोगों को अगर कोई स्टॉक्स चाहिए होंगे और कुछ कमोडिटीज ऐड करनी है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग उनको भी इसके अंदर लेने की कोशिश करेंगे और जल्द ही हम लोग मल्टी बैगर स्टॉक्स का सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। जो हमने टेक्निकली देखा था, अभी हम फंडामेंटली भी उसको एनालिसिस करके देखेंगे कि मल्टी बैगर स्टॉक्स फंडामेंटली कैसे ढूंढे जाते हैं। तो दोस्तों आगे के कुछ दिन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं। ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अगर ज़रूरत नहीं होगी तो रिस्क मत लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है मार्केट, सिर्फ वॉच कीजिए, क्योंकि दोनों साइड की मूवमेंट मिल सकती है। संभल के ट्रेड कीजिएगा और शुभ नवरात्रि।